वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ बॉडी रिकम्पोजिशन। तो मैंने आपको बताया था ना कि ये सभी कर सकते हैं। तो इसमें आप बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन गाइडलाइंस के बारे में, वर्कआउट गाइडलाइंस के बारे में, एंड जिनको 2-3 साल वर्कआउट करते हो गए हैं वो कैसे बॉडी रिकम्पोजिशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो जिनको 2-3 साल जिम करते हो गए हैं, वर्कआउट करते हो गए हैं, डाइटिंग करते हो गए हैं, जो थोड़े ट्रेंड लिफ्टर्स हैं। तो इनकी जो हमारी डाइट है एंड जो वर्कआउट है उसको बनाने के लिए हमें प्रॉपर इनकी असेसमेंट करनी पड़ती है। पहले असेसमेंट मीन्स कि हमें इनका पहले वर्कआउट प्लान चेक करना पड़ता है कि इसमें क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और कहाँ ये लैग कर रहे थे, किस चीज़ में इनकी, चाहे वो फ्रिक्वेंसी हो सकती है, चाहे वो वॉल्यूम हो सकती है, चाहे वो इंटेंसिटी हो सकती है, चाहे वो एक्सरसाइज सिलेक्शन हो सकती है, कौन सी जगह पर इनको इम्प्रूवमेंट चाहिए। सेम एज ऑन न्यूट्रिशन हमें देखना पड़ेगा डाइट में जो इनकी कैलोरी इनटेक थी क्या इनके अकॉर्डिंगली थी, एंड जो इनके मैक्रोस थे क्या वो मैच करते हैं इनके गोल के हिसाब से। तो पूरा देखना पड़ेगा, उसके बाद हम कुछ कह सकते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमारी स्लीप, हमारी रिकवरी, हमारे हार्मोन्स, हमारा लाइफस्टाइल एंड हमारा स्ट्रेस। इन सभी को देखने बाद ही हम कुछ कह सकते हैं कि आप में क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, आपके डाइट प्लान में, न्यूट्रिशन में, आप या किसी चीज़ में भी कौन सी चेंज करनी है, कौन सी चीज़ नहीं करनी है। एंड इट्स ऑल डिपेंड ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो जो मेरे पर काम कर रहा है वो हो सकता है किसी और पर काम ना करे, एंड जो उस पर काम कर रहा हो सकता है वो मेरे पे काम ना करे, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होगा। एंड तभी हमारा डाइट प्लान है, हमारा ट्रेनिंग प्लान तभी हमारे पर अच्छे से काम करेगा अगर वो अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स उसको डिज़ाइन किया गया है। तो अब बात करते हैं हम अपनी न्यूट्रिशन गाइडेंस के बारे में कि हमारी डाइट में क्या क्या होना चाहिए एंड कितना कितना होना चाहिए जिससे कि हमें बॉडी रिकम्पोजिशन के अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स आ पाए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अपनी कैलोरीज इनटेक कि हमें कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए ओवर टाइम। तो इसके लिए आप ऑफलाइन या फिर कोई भी ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, बट मेरी आपको रिकमेंडेशन यही है कि आप अपना पूरा डेली का जो आप खा पी रहे हैं आज तक उसको 2 वीक्स तक आप उसको ट्रैक करें, फिर उसकी जो आउटकम निकलती है उस हिसाब से अपना डाइट तैयार करें। एंड डाइट आप 200-300 भी ले सकते हो स्टार्टिंग में। एंड अगर आप मेंटेनेंस कैलोरी चूज़ करते हो टू बॉडी रिकम्पोजिशन वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अकेला गोल वेट लॉस नहीं है, हमारा गोल है बॉडी रिकम्पोजिशन। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा वेट कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमारा गोल है कि हमारे लूज फैट हो एंड गेन मसल हो। तो वो सेम वेट में भी हो सकता है। एंड जो मेंटेनेंस की कैलोरीज होगी, जैसे हम उसको हाई प्रोटीन रखेंगे तब तो जो उसकी कैलोरीज बचती हुई होगी तो वो हम कवर करेंगे बाय प्रोटीन। तो सबसे पहले हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोटीन ही है, तो प्रोटीन हम लेंगे 1.6 to 2.5 पर केजी बॉडी वेट। इट्स मीन है कि 1.6 से मेरा मीन्स है कि ये मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए हमें मसल बिल्ड करने के लिए। एंड इससे हमारा जो नाइट्रोजन बैलेंस है वो बॉडी में बैलेंस रहता है। एंड जो हमारे सोर्सेज होने चाहिए, अगर हम तो नॉन वेज हैं तो हम कोई भी एनिमल प्रोटीन इंक्लूड कर सकते हैं डाइट में, जैसे कि एग्स, फिश, बीफ, रेड मीट या हमारा चिकन या कोई भी एनी टाइप ऑफ एनिमल प्रोटीन अगर आप खा रहे हो तो वो सबसे बेस्ट है। एंड अगर आप वेज हो तो आप अपनी डाइट में कुछ कॉम्बिनेशन को ऐड करिए जिससे कि आपका एक कंप्लीट प्रोटीन बने। उसमें आप राइस एंड बीन्स, कॉर्न्स एंड बीन्स, कॉर्न्स एंड लीमा बीन्स एंड कॉर्न टॉर्टिला, पास्ता एंड बीन सूप, या हमारी जो दाल एंड रोटी होती है या फिर हमारे दाल एंड चावल होते हैं। क्योंकि जो हमारी ग्रेन्स है उसमें जो लीसिन है वो कम होता है एंड जो मिथुनाइन है वो ज़्यादा होता है। ये अमीनो एसिड के नाम है, वो ज़्यादा होता है। एंड सेम जो हमारी बीन्स एंड लेंटिल्स हैं या दालें हैं उनमें जो लीसिन है वो ज़्यादा होता है एंड मिथुनाइन वो कम होता है। एंड जो सोया है वो कंप्लीट प्रोटीन माना जाता है, बट वो सल्फ़र
अमीनो एसिड्स में थोड़ा कम होता है, बट हम उसे कंसिडर एज ए कॉम्प्लीट प्रोटीन कर सकते हैं, तो आप उसे डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट, वो हमारा है कार्ब्स। कार्ब्स हम 3 से लेके 5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फैट्स एंड कार्ब्स हम सेम ले लें तो हम सेम भी ले सकते हैं। आप उस सब हिसाब से अपनी एडजस्टमेंट कर लो, जो उनसे आपको ज़्यादा टेस्टी लगते हैं या कौन से आपको अच्छे लगते हैं खाने के लिए। तो कार्ब से हम सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स दोनों कार्ब ऐड करेंगे, जैसे कि हमारी वाइट ब्रेड, वाइट राइस, किनुआ, हमारी ग्रेन्स, हमारी लिग्यूम्स। तो स्प्राउट्स इट्स वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन प्लस कार्ब्स, दोनों उसमें होते हैं। एंड हमारे ओट्स, हमारा स्वीट पोटैटो, हमारे पोटैटो एंड हमारे फ्रूट्स। आप फ्रूट्स को अपनी डाइट में हमेशा ऐड करें, इनसे हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स, हमें फाइटोकेमिकल्स या हमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स इनसे भरपूर मात्रा में मिलते हैं। एंड आपको सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप फ्रूट ऐड करते हैं अपनी डाइट में। तो स्पेशली आप सिंपल कार्ब्स अब तब लें जब आप प्री एंड पोस्ट वर्कआउट लेने वाले हैं, उसके साथ आप प्रोटीन प्लस सिंपल कार्ब्स ऐड कर सकते हैं, जिसके साथ आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। अगली बात हम करते हैं फैट्स के बारे में। फैट हम तकरीबन अपनी बॉडी वेट तक ले सकते हैं, यार अपनी बॉडी वेट से हम 10-20 ग्राम ऊपर ले सकते हैं अगर आप कैलोरी डेफिसिट डाइट में हैं। तो फैट्स में आप अपने नट्स, अपने आलमंड्स, अपने एनी टाइप ऑफ नट्स आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। अगर आप नॉन वेज हो तो आप अपनी फ़िश को ऐड कीजिए, उसमें आपको ओमेगा 3 भर के मिलेगा। अगर आप वेज हो तो आपको ओमेगा 3 सोर्सेज आप इतने नहीं हैं। आप फ्लैक्स सीड ऐड कर सकते हो, वॉलनट्स ऐड कर सकते हो, बट उनका जो ALA है वो आगे फिर आई थिंक 4 और 5 स्टेप्स के बाद उसका EPA बनता है, फिर उसका DHA बनता है। तो बेसिकली आप ओमेगा 3 का सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में अगर आप वेज हैं। एंड फैट्स में हम ऑयल्स भी ऐड कर सकते हैं हमारी कुकिंग में, उसमें हम अपने कोल्ड प्रेस ऑयल्स ऐड करें, जैसे कि हमारा पीनट ऑयल, कनोला ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, हमारा कोकोनट ऑयल, या फिर हमारा जो देसी घी होता है सबसे बेस्ट है वो कुकिंग के लिए। हम हमेशा जो रिफाइंड ऑयल्स हैं, जैसे कि रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, रिफाइंड कोई भी एनी टाइप ऑफ ऑयल, हम उसको अपनी डाइट से कलेक्ट कर दें। लाइक कह सकते हैं कि हम उसके बेनिफिट्स कम है और नुकसान ज़्यादा होते हैं, स्पेशली जो हमारे रिफाइंड ऑयल्स होते हैं। तो अब बात करते हैं हमारी वर्कआउट गाइडेंस के बारे में कि हमें जो हमारी ट्रेनिंग है, जो हमारा वर्कआउट है, वो हम कैसे डिज़ाइन करें जिससे हमारी बॉडी रिकॉम्पोजिशन को हमें अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स मिलें। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी वर्कआउट जिम फॉलो करते हैं, फ़र्क हमारे इससे पड़ता है कि हम उस पर कितने एफर्ट से उस वर्कआउट को कर रहे हैं। अगर आपको पसंद है कि मैं ब्रो स्प्लिट करना चाहता हूँ तो आप ब्रो स्प्लिट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यार मैं पुश पुल लेग करना चाहता हूँ तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर जैसे मेरी फेवरेट है कि 2 into वीक फ्रिक्वेंसी पर मसल ग्रुप मैं लगाता हूँ तो मुझे इससे अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। एंड जो मुझे फ्रिक्वेंसी में चाहिए पर वीक, अगर आप बहुत भी बिजी हैं तो भी आप 3 से लेके 5 डे पर वीक ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे ट्रेनिंग से। स्टडीज़ भी यही कहती हैं। एंड इसके बाद हमारे आते हैं वॉल्यूम में हमारे आते हैं सेट्स इनटू रेप्स। तो सेट्स हमारे होने चाहिए पर मसल ग्रुप 10 से लेकर 20 तक। आप इसे अपनी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से उसको डिवाइड कर सकते हैं। एंड जो हमारे रेप्स होने चाहिए वो हमारे 4 से लेके हमारे 15 रेप्स तक होने चाहिए। और ये भी हम डिफरेंट वर्कआउट में डिफरेंट ले सकते। तो इसके बाद हमारा आता है रेस्ट इंटरवल्स। तो रेस्ट इंटरवल्स डिपेंड करती है हमारी एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज। अगर हम आइसोलेशन एक्सिस्टेंस एक्सरसाइज लगा रहे हैं उसमें आप 2 मिनट्स या 1 मिनट तक रेस्ट ले सकते हैं, बट मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप 2 मिनट्स तक रेस्ट लें उस पर भी, क्योंकि जो हमारी ATP है जिससे हमें एनर्जी मिलती है वो हमारी अच्छे से रिकवर हो पाए। एंड जो हमारी कंपाउंड एंड जो हमारी पावर एक्सरसाइजें होंगी उस पर आप 4 मिनट्स प्लस भी ले सकते हैं रेस्ट, क्योंकि अगर आप उस पर 1 से लेकर 5 रेपिटेशन पर लगा रहे हैं जो हमारा ATP PCR है वो इतनी जल्दी रिकवर नहीं हो पाता जो हमें अगले सेट्स का हमें एनर्जी दे पाए। एंड आपको इंटेंसिटी एंड वेट की आपको मैं सिंपल रिकमेंडेशन देता हूँ कि आप जब भी सोच रहे हो कि मैं कितना वेट लगाऊँ तो आप अपनी 65%
to 85% ऑफ वन आर्म देखकर आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितने रेप्स लगाने हैं एंड उस हिसाब से आप उस वेट को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा एम है कि हमने 6-7 रेप्स लगाने हैं, तो अगर हम 100 kg के हिसाब से देखें तो हम 85 या फिर 70 या 75 के हम लगा सकते हैं रेप्स इजीली। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात है एक्सरसाइज सिलेक्शन एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड। एक्सरसाइज सिलेक्शन से मेरा मीनिंग है कि आपकी एनाटमी, आपके बायोमैकेनिक्स के हिसाब से आप अपनी एक्सरसाइज चूज़ करें जिसके साथ आपको बेटर रिजल्ट्स मिलें। एंड कोई भी एक्सरसाइज बहुत अच्छी या बहुत बुरी नहीं होती, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर एनाटमी एंड योर बायोमैकेनिक्स। एंड इसके बाद प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड से आप सभी को पता ही होगा कि हमें ग्रेजुअली वेट इंक्रीज करी जाना, बट इसे हम लीनियर पीरियडाइजेशन कहते हैं। इस पर हमने ज़रूर ध्यान देना है कि हमारा जो वेट है वो धीरे धीरे बढ़े। ज़रूरी नहीं है कि हर बार बढ़ाना ही बढ़ाना है, बट हमारी प्रोग्रेशन होनी चाहिए। जैसे कि हमने 3 वीक्स लीनियर प्रोग्रेशन की, उसके बाद हमने 1 वीक का डीलोड लिया या फिर थोड़ा वेट कम करके वेट को लगाया, फिर हमने ऐसे ही लीनियर प्रोग्रेशन की। ऐसे अनलीनियर भी होती है, जैसे एक भी हमने हैवी लगाया फिर कम हैवी लगाया, ऐसे बहुत सारी पीरियडाइजेशन है। तो हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारा वेट जो है हमारा प्रोग्रेसिव ओवरलोड ओवर टाइम होता रहे किसी भी तरीके से।